सो हे व्हाट्सअप ओताकू आर्मी। तो ये हमारी 2025 की पहली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम एक नए मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम सिंड्रेला वजंट मी है। बट बिफोर दिस तुम में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैड डॉग का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो यार देखो, बात कुछ ऐसी है, उस सीरीज पर इतने व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन अगर तुम उसके पार्ट 2 के अंदर 10K कंप्लीट करा देते हो तो मैं उस सीरीज को भी कंप्लीट कर दूंगा। तो अब बिना टाइम बर्बाद करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमारी मेन लीड बताती है मेरा लवर जिमोन डेब्रिक, उसके सॉफ्ट ब्लॉन्ड हेयर है और एकदम साफ आंखें, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह, मानो हम किसी फेरी टेल की कहानी में हो। जिमोन सच में एक प्रिंस की तरह ही जिंदगी जी रहा था क्योंकि उसके पास मार्कस का सपोर्ट था। लेकिन मैं तो बस एक छोटी सी नोबल हूँ, मेरे पास इतने बड़े लोगों का सपोर्ट नहीं है। मैं तो बस एक सुंदर सी लेडी हूँ जो कि हमेशा जिमोन डेब्रिक के साथ ही रहा करती थी। आसपास के लोग भी रिमर्स बनाने लग गए थे कि आखिर मेरी जैसी एक लड़की मार्कस डेब्रिक के दूसरे बेटे के साथ कैसे रह सकती है। पक्का से उसने अपने चेहरे का इस्तेमाल करके उनको अपने जाल में फंसाया होगा। ये बस एक सिंड्रेला है। यही सब सोच के हमारी मेन लीड बहुत दुखी हो जाती है और कहती है मुझे तो अब लगने लगा है जैसे सिंड्रेला की फेरी टेल एंड होती है, सेम वैसी ही एंडिंग मेरी भी हो जाएगी। तभी सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। हमें हमारी मेन लीड दिखाई जाती है, इसका नाम टेरिल है लेकिन हम इसे टेसा बुलाएंगे। तो टेसा जिमोन से कहती है आखिर क्या बात हो गई। जिमोन कहता है अभी तो हमारी सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है, लेकिन कुछ ही सालों में मैं प्रिंसेस लवीना ग्रेटल के साथ शादी भी कर लूंगा। तो आई गेस तुम समझ चुकी हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर टेसा मनी मन कहती है कितना बेशरम इंसान है ये। फिर वो उसे चिल्लाकर कहती है मुझे अच्छे से पता है, मैंने पहले ही न्यूज़पेपर देख लिया था। जिमोन कहता है टेसा मुझे माफ करना, मैंने पहले तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं क्या करता, मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही थी। ये सुनकर टेसा कहती है आखिर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज। जिमोन बताता है तुमने सही समझा, ऐसा करके मैं अगले मार्कस की पोजीशन को सिक्योर कर सकता हूँ। अब टेसा तुम तो जानती हो मेरे भाई की वजह से मेरी मदर को कितना सफर करना पड़ा है। ये सुनकर टेसा मनी मन कहती है भला मुझे क्यों नहीं पता होगा, इस बारे में सुन कर तो मैं पक चुकी हूँ। फिर टेसा बताती है जिमोन का एक बड़ा भाई भी है। जिमोन के पैदा होने से भी पहले इनके रिलेटिव का एक बच्चा इनकी फैमिली में आया जिसका नाम कैसियो डेब्रिक है। वो ना तो चल सकता ना ही बोल सकता, इसलिए वो सक्सेसर नहीं बन सकता। एटलीस्ट यही स्टोरी सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जिमोन की मदर को उसकी बहुत चिंता होने लगी थी, तो वो उससे कहा करती थी जिमोन तुम संभल कर रहना, कैसियो एक दिन पक्का से तुमसे सब कुछ छीन लेगा। तो प्रेजेंट में जिमोन कहता है मेरी मदर को इस तरह ट्रीट किया गया मानो उनका मानसिक संतुलन खराब हो, और मुझे हर वक्त ये चिंता रहती है कि कब इस फैमिली से मुझे निकाल दिया जाए। लेकिन ड्यूक ग्रेटल ने मुझे गारंटी के साथ कहा है अगर मैं उनकी बेटी प्रिंसेस लवीना ग्रेटल के साथ शादी कर लेता हूँ तो पक्का से मुझे मार्कस का टाइटल मिल जाएगा। फिर टेसा चाय के कप को हाथ में लेकर कहती है तो क्या वो सब झूठ था जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिमोन कहता है अरे टेसा तुम गलत समझ रही हो, तुम हमेशा से मेरे लिए प्रीशियस थी, लेकिन फिर भी मेरी मदर से ज्यादा प्रीशियस कोई भी नहीं है। ये सुनकर टेसा कहती है क्या मैं इस तरह की बकवास सुनने यहाँ पर आई थी। फिर वो जिमोन के पास आती है और चाय के कप को उसके सर पर गिरा देती है। फिर वहां से जाते हुए कहती है जिमोन तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो क्योंकि जल्दी तुम भी नीचे गिरोगे और पछताओगे। फिर वो बाहर कॉरिडोर की तरफ चलते हुए कहती है ये जगह कितनी शांत है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है और यहाँ के गार्ड्स भी मुझे देखकर हंसते हैं मानो मेरी हालत को देखकर इनको मजा आता हो। फिर कैसल से बाहर आकर वो कहती है तो चलो आखिर में हमने ब्रेकअप कर ही लिया, वैसे भी जिमोन जैसा पर्सन मुझे डिजर्व नहीं करता। तभी उसकी नजर साइड पर पड़ती है, वहां पर कैसियो व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए होता है। तो अब क्योंकि वो ना तो चल सकता ना ही बोल सकता, वो अपने हाथों को आगे बढ़ाकर टेसा को हैंकरचिफ पास करता है। ये देखकर टेसा रोते हुए कहती है मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, मुझे तो उसे तभी छोड़ देना चाहिए था जब मैंने न्यूज़पेपर में उसके एंगेजमेंट के बारे में सुना था, लेकिन फिर भी मैं वापस आई इस उम्मीद में कि सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि मैं गलत थी। ये सुनकर कैसियो एकदम शांत रहता है। टेसा कहती है क्या तुम्हें मुझे देखकर दया आ रही है? वैसे मुझे माफ करना कैसियो, मैंने तुम्हारा भाई का गुस्सा तुम पर निकाल दिया, मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ। फिर वो कैसियो के हाथों से हैंकरचिफ लेकर वहां से चली जाती है और रास्ते में चलते हुए कहती है आई एम श्योर जब मदर मेरे चेहरे को देखेंगी उन्हें बहुत चिंता होगी
तो मैं मदर से कहूंगी कि मैंने बस एक इमोशनल नाटक देखा था, ये बहाना सही रहेगा। फिर थोड़ी देर में वो उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन सामने की तरफ देखकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके घर के आगे कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वो कहती है आखिर यहाँ पर क्या हुआ था और ये सब लोग है कौन, एंड मेरी मदर पक्का से अंदर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अभी के लिए मुझे पीछे ही रहना चाहिए। लेकिन तभी उन गार्ड्स के बीच में से एक पर्सन बाहर निकल के आता है। वो टेसा के एकदम करीब आकर कहता है, ओह, जब मैं तुम्हें इतना पास आकर देख रहा हूँ तो ये तो बहुत सरप्राइजिंग है। मुझे माफ करना लेडी, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं। मेरा नाम डैनियल लोंतार है। तो क्या आप ही का नाम लेडी टेसा विंटरग्लास है? टेसा कहती है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, एंड तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो पर्सन कहता है अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके आगे कुछ कहने से पहले ही दोनों की नजर घर के दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ पर एक आदमी टेसा की मदर को बाहर लेकर आता है। उसकी मदर को इस हालत में देखकर टेसा बहुत घबरा जाती है। वो चिल्लाकर कहती है मदर, क्या आप ठीक है? फिर वो आदमी सीधा टेसा के पास आता है। फिर घबराते हुए टेसा उससे कहती है ये तुम मेरी मदर के साथ क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है क्या कहा मदर? ऐसा लगता है तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तभी टेसा की मदर चिल्लाकर कहती है प्लीज तुम इसे छोड़ दो, ये वो लड़की नहीं है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, ये किसी और आदमी की बेटी है, तो तुम इसको छूने की हिम्मत भी मत करना। वो आदमी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जब ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है तो मेरा लेना देना क्यों नहीं है? ये सुनकर टेसा मनी मन कहती है आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले तो मेरे लवर ने मुझे छोड़ दिया, फिर एक अनजान असैसिन हम लोगों को धमकियां देता है, लेकिन इस सब के बावजूद इस आदमी के शब्दों को सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। वो आदमी कहता है तुम्हारे बाल, आंखों का कलर और तो और तुम्हारे माना का ऑरा भी मुझसे मिलता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। फिर टेसा की माँ कहती है अरे नहीं योर हाइनेस, आपके और टेसा के बीच में कुछ भी नहीं मिलता। ये सब देखकर टेसा को लगने लगता है रिहान ड्यूक ऑफ नॉर्थ, तो क्या इसका मतलब सच में ये इंसान मेरे फादर हैं? फिर वो आदमी टेसा की मदर से कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार मना करती हो, लेकिन यही सच है। तभी टेसा हमें बताती है रिहान पैलेस, ये तो कंट्री के एकदम नॉर्थन प्लेस में है, जो कि कैपिटल से बहुत ही ज्यादा दूर है। वो तो पूरी तरह ठंड से जमी हुई जमीन है जैसा सब लोग कहते हैं। और जितना कि मैं जानती हूँ वहाँ के जर्नल्स के अंडर भी जो सोल्जर्स आते हैं वो भी माना को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जब ड्यूक अपने पीक पर थे उन्हें मॉन्स्टरस लाइक हीरो कहा जाता था। इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत सी इंपॉर्टेंट वॉर्स के अंदर किया है, एंड पूरे एम्पायर के अंदर इस फैमिली के पास सबसे ज्यादा टाइटल्स एंड टेरिटरी है। और मैंने तो ऐसे र्यूमर्स भी सुने हैं कि एम्परर भी ड्यूक के कदमों में है। लेकिन जो भी हो, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर वो आदमी कहता है अब मुझे पूरी तरह विश्वास हो चुका है कि टेसा विंटरग्लास मेरी ही बेटी है। ये सुनकर टेसा कहती है क्या ये आदमी कहना क्या चाहता है, एंड मेरी मदर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? तो क्या इसका मतलब सच में ये आदमी मेरा बायोलॉजिकल फादर है? फिर टेसा उससे कहती है नहीं जरा रुको, तुम्हारा घर और वो जगह। तभी पीछे से उसका बटलर कहता है आपने सही समझा माई लेडी, हिज हाइनेस ड्यूक ऑफ रिहान आपके फादर हैं। फिर ड्यूक टेसा से कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुम्हें अभी तक सब कुछ समझ में नहीं आया? ये सुनकर टेसा बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर वो मनी मन कहती है अभी मुझे थोड़ा कामली बिहेव करना चाहिए। वो उससे कहती है तो आप ड्यूक ऑफ रिहान है? वाह क्या बात है, तो मेरे फादर मुझे आज यहाँ पर ढूंढने आए हैं। ड्यूक कहता है तुमने सही कहा टेसा। फिर टेसा कहती है तुम बकवास करना बंद करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरे बायोलॉजिकल फादर उनकी एक्स वाइफ और मेरी मदर के बीच में कंफ्यूज हो चुके थे, और ना ही वो किसी दूसरे आदमी को मेरी मदर के पास आने देते थे। उन्होंने तो मेरी मदर को ये तक कह दिया था कि आगे वो और कोई बच्चा नहीं करेंगे, तो मेरी मदर ने उनको छोड़ दिया और यहाँ पर आके रहने लग गए। ये सुनकर ड्यूक कहता है क्या ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तभी पीछे से उनका बटलर लोंतार कहता है माई लेडी मुझे माफ करना, लेकिन आपकी मदर ने जो कहानियां आपको सुनाई है वो झूठ है। ड्यूक कहता है डैनियल तुम चुप रहो। फिर टेसा कहती है मैंने तो सुना है मेरे फादर मर भी चुके हैं। ड्यूक कहता है मुझे पता है टेसा तुम्हारे मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं और तुम्हें बहुत सी बातें अभी करनी है, लेकिन ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। टेसा पता नहीं तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा, क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को आईने में देखा नहीं? फिर वो चुटकी बजाते हुए लोंतार से कहता है जल्दी एक मिरर लेकर आओ। फिर लोंतार अपने पास से एक मिरर को निकालता है और टेसा को देता है। फिर उसमें टेसा अपने चेहरे को देखकर कहती है क्या मैं तो बिल्कुल इस आदमी की तरह दिख रही हूँ? मदर क्या ये आदमी सच में? टेसा की मदर कहती है अरे नहीं टेसा, तुम एक जैसा दिख रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो तुम्हारे फादर हैं। मैंने बताया तो तुम्हारे फादर मर चुके हैं। पीछे से ड्यूक कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुमने मेरी बेटी को बेवकूफ समझा हुआ है?
यूलियट अब बस भी करो, अब कब तक तुम मेरे से नाराज रहोगी। चलो घर वापस चलते हैं, अपना झगड़ा तो हम बाद में भी सुलझा सकते हैं। फिर ड्यूक उसकी एक नाइट से कहता है इन दोनों को कैरेज तक एस्कॉर्ट करो। तभी टेसा के पीछे एक सर्वेंट आती है और बोलती है माय लेडी, मेरा नाम अंद्रा ग्रेनेल है और मैं आपको कैरेज तक एस्कॉर्ट करती हूँ। फिर कैरेज में बैठते हुए टेसा पूछती है लेकिन हम जा कहाँ पे रहे हैं। अंद्रा बताती है माय लेडी, हम व्हाइट पूल जा रहे हैं। ये सुनकर टेसा कहती है क्या व्हाइट पूल, ये तो एम्पायर के एकदम नॉर्थन पार्ट पे एग्जिस्ट करता है, तो क्या हम सच में रिहान जा रहे हैं। आखिर ये क्या पागलपन है, वहां तक पहुंचने में तो हमें कई दिनों का समय लग जाएगा। तभी ड्यूक कहता है चलो अब छुपना करना तो खत्म हो चुका है, तो चलो घर वापस चलते हैं। ये कहकर वो एक पोर्टल को ओपन कर देता है। फिर कुछ ही पलों में वो व्हाइट पूल पहुंच जाते हैं। वहाँ की कड़कती ठंड की वजह से सुबह शाम स्नोफॉल हो रही थी। तो फिर अब से टेसा अपने मदर एंड फादर के साथ रिहान कैसल के अंदर रहने लगती है। वो बताती है यहाँ पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे मदर एंड फादर के बीच में क्या हुआ था। वैसे मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन अब हमारी फैमिली फिर से एक हो चुकी है। तभी टेसा विंडो से अपने पेरेंट्स को देखती है। वो दोनों अपने गिले शिकवे खत्म कर रहे थे। ये देखकर टेसा कहती है मानो ये सब एक सपने की तरह हो कि अचानक से एक सुबह हम लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो कुछ इस तरह मैं टेसा विंटरग्लास एम्पायर की सबसे पावरफुल इंसान की डॉटर बन चुकी थी। तो अब से मेरा सरनेम टेसा रिहान हो चुका है। वैसे मैं जानती हूँ एक अकेली औरत के लिए उसके बच्चे को पालना आसान नहीं होता। हम लोगों ने कई दिनों भूखे पेट गुजारे हैं। उस बुरे वक्त में पता नहीं मैंने अपने फादर को कितनी बार बुरा भला कहा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये सब बस एक गलतफहमी थी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। फिर हमें टेसा के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। उसकी मदर कहती है मुझे माफ करना, इस बारे में मुझे नहीं पता था, मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी। ड्यूक कहता है अरे नहीं यूलियट, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें इतने बुरे शब्द कहे और इतना इंतजार करवाया। फिर दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। आगे टेसा बताती है मैंने अपनी मदर को कभी रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब लगता है कि मेरे फादर से मिलके बहुत खुश है। एंड अब जब मैं इनके बीच में इतना प्यार और ट्रस्ट देख पा रही हूँ, तो मैंने भी अब इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया और मेरे मदर एंड फादर के साथ रहने लगी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। वैसे यहाँ के सर्वेंट्स का एटीट्यूड भी बहुत सिंसियर है एंड ये लोग मेरी पीठ के पीछे भी बातें नहीं करते। लेकिन जो भी हो, मेरे लिए यहाँ पर सबसे मुश्किल ट्रेनिंग करना होता है। कसम से ड्यूक रिहान तो सच में बहुत क्रेजी है। फिर टेसा कुछ दिन पहले की ड्यूक के साथ हुई बातों को याद करती है, जहाँ पर वो कहता है अब से तुम यहाँ पर ट्रेनिंग किया करोगी ताकि मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस पास कर सकूं, क्योंकि तुम तो जानती हो तुम्हारे अलावा मेरा कोई और बच्चा नहीं है। तो कल से तुम्हें डेली मिलिट्री हॉल आना होगा, वहाँ पर अंद्रा तुम्हें गाइड करेगी। ये सुनकर टेसा कहती है क्या सक्सेसर क्लास? फादर आपको नहीं लगता मेरी एज कुछ ज्यादा ही हो चुकी है? अब मैं स्वॉर्ड चलाना कैसे सीख सकती हूँ, क्योंकि ये तो कुछ ऐसा है जो मुझे 10 साल की उम्र से सीखना चाहिए था। ये सुनकर ड्यूक कहता है अरे टेसा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि तुम 300 सालों की ट्रेनिंग को 3 साल के अंदर ही खत्म कर दोगी। तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर तुम्हारी एज 20 है या 60, तुम फिर भी स्वॉर्ड को अच्छी तरह मास्टर कर सकती हो। ये सुनकर टेसा कहती है क्या सच में? लेकिन मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। फिर यही सब याद करते हुए प्रेजेंट में टेसा कहती है लगता है मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास और कोई चॉइस है ही नहीं। तभी पीछे से अंद्रा कहती है माय लेडी आपके शोल्डर्स मड़े हुए हैं, जरा इनको सीधा करिए। फिर अचानक से एक आइस का बना हुआ पपेट सामने आता है। उसे देखकर टेसा कहती है आखिर ये क्या चीज है? अंद्रा कहती है जैसा कि आप देख सकती हैं ये एक आइस की स्पिरिट है जो कि हम लोग स्पार प्रैक्टिस के लिए यूज किया करते हैं। ये सुनकर टेसा कहती है क्या सच में इसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं? फिर ये कहते हैं कि साथ ही टेसा आइस स्पिरिट के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन उसके एक ही हमले से टेसा दूर जाके गिरती है। फिर इसी तरह अगला दिन शुरू होता है। टेसा बताती है जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली मैंने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस को चालू कर दिया। फिर दोपहर होते के साथ ही मैंने मैजिक क्लासेस अटेंड करी। उसके बाद जैसे ही शाम हुई मैंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग चालू कर दी। उसके बाद आखिर में सोने से पहले मैं खुद का टेस्ट भी लिया करती थी। फिर ये सब के बाद मैं थकी हुई हालत में सोया करती थी। फिर इसी तरह मेहनत करते हुए कई दिन बीत जाते हैं। टेसा की प्रोग्रेस को देख के ड्यूक कहता है कि अब जब तुमने बेसिक सीख ली है तो तुम नाइट्स के साथ जाके प्रैक्टिस भी कर सकती हो। तभी टेसा के सामने एक नाइट आता है। वो उससे कहता है आपके फादर ने सही कहा माय लेडी, तो प्लीज मुझ पर इजी जाना। फिर इसी तरह टेसा उस नाइट के साथ कई दिनों तक प्रैक्टिस करने लगी थी। अब ये इतनी स्ट्रांग तो हो चुकी है कि अपने अपोनेंट से बिना डरे लड़ सके। फिर इसी तरह प्रैक्टिस के बाद टेसा ड्यूक से कहती है अब आप दोनों शादीशुदा है और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो मेरा बस एक सवाल है कि आप एक दूसरा बच्चा क्यों नहीं कर लेते? मेरे ऊपर टाइम खराब करने से तो अच्छा ही है
ये सुनकर ड्यूक कहता है अभी मेरे पास बच्चों को होना बहुत रिस्की है, तो जब मेरे पास ऑलरेडी एक सक्सेसर है तो मैं इतना रिस्क क्यों लूं। टेसा कहती है मुझे लगा था ड्यूक रिहान को नाकारा लोग पसंद नहीं है। ये सुनकर ड्यूक कहता है क्या नाकारा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोच सकता। आगे ड्यूक कहता है अब के बाद से तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँगा। ये सुनकर टेसा कहती है क्या, आखिर ये क्या पागलपन है, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे आप 20 साल बाद मिल पाए हो। तभी प्रैक्टिस के बाद अंद्रा टेसा के पास आती है और उससे कहती है माय लेडी आपको स्वॉर्डमैनशिप सीखते हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। टेसा कहती है तुमने सही कहा, ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। आगे अंद्रा कहती है फिर तो आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर टेसा कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मेरा बार बार डिफीट होना और मार खाने का टैलेंट। फिर अगले दिन की सुबह जब वो लाइब्रेरी के अंदर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ने जाती है, उसकी टीचर कहती है आज हमारा ये आखिरी लेसन होगा, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं। लेकिन ये सुनकर टेसा तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। वो मनी मन कहती है आखिर ये सब हो क्या रहा है, हमने तो सिर्फ 1 महीने पहले ही शुरू किया था। फिर टेसा उसके टीचर से पूछती है टीचर आप कहना क्या चाहती हैं। मेरे एटीट्यूड, डांस और बाकी के टीचर्स ने भी मुझे सेम चीज कही थी कि नॉर्थ के अंदर ज्यादा फोकस एकेडमिक्स को छोड़कर स्वॉर्डमैनशिप पे किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 महीने के अंदर सारा सिलेबस खत्म हो जाए। मैं सही कह रही हूँ ना। फिर उसकी टीचर कहती है अरे टेसा तुम हो ही इतनी टैलेंटेड कि तुमने सब कुछ इतना जल्दी सीख लिया, एंड तुम मेरा विश्वास करो अब ऐसा कोई भी लेसन नहीं बचा जो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। लेकिन ये सुनकर टेसा तो बिल्कुल कंफ्यूज थी। वो कहती है अरे नहीं टीचर, मैं बिल्कुल भी इतनी स्मार्ट नहीं हूँ जो इतनी जल्दी ये सब सीख पाए। आपको तो पता ही है कि मैं बार बार इंपीरियल एग्जाम के अंदर फेल हो रही हूँ। ये सुनकर टीचर कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, इंपीरियल पैलेस के अंदर बहुत समय से करप्शन हो रही है, तो कई बार जिनके अच्छे कनेक्शंस होते हैं उनको भी टेस्ट के अंदर पास कर दिया जाता है। तो आपका फेल होने का असली रीजन करप्शन है। आपने तो ऑलरेडी एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था, जैसा कि आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि आपको हिब्रू ब्रिलियंट ग्लोरी के अंदर राइटिंग लिखनी थी। ये सुनकर टेसा एकदम शॉक हो जाती है। वो मनी मन कहती है क्या, ये क्वेश्चन तो हाल ही में एग्जाम के अंदर आया था, आखिर इनको ये कैसे पता जबकि सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फिर टेसा कहती है क्या सच में जिसके पास पावर और कनेक्शंस होते हैं उनके पास क्वेश्चंस पहले ही आ जाते हैं, ये तो बहुत सरप्राइजिंग है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। फिर इसके बाद आखिर में वो टीचर वहाँ से जाते हुए कहती है तो टेसा अब हो सकता है कि मैं तुमसे इतना मिल ना पाऊँ, तो क्या जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकती हूँ जो हमारे टॉपिक से अलग हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम्हें अपनी नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए, क्योंकि तुम पूरे नॉर्थर्न एम्पायर की यंग लेडी हो। अपना अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे ऊंचे नोबल्स में से एक हो। तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए एक होनर है। उसकी टीचर की ये सारी बातें सुनकर टेसा एकदम स्पीचलेस हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद पर। टेसा शांति से बैठकर चाय पी रही थी। फिर विंडो की तरफ देखते हुए कहती है अब जब आधी से ज्यादा क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, तो फाइनली अब मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है। तभी एक मेड आकर टेसा से कहती है माय लेडी अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया हो तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। ये देखकर टेसा कहती है अरे तुम्हारा शुक्रिया। फिर टेसा वहाँ से जा ही रही थी कि उसकी नजर पीछे टेबल पर पड़ती है। वहाँ पर वही हैंकरचिफ पड़ा हुआ था जो कैसियो ने टेसा को दिया था। टेसा कहती है अरे ये अभी तक मेरे पास है, वैसे इतना बिजी होने की वजह से मैं इस बारे में भूल ही चुकी थी, लगता है किसी ने इसे धो दिया, लेकिन क्या इस हैंकरचिफ को मेरे पास रखना ठीक रहेगा। वैसे मैं जिनसे इतनी फेमिलियर हुई नहीं उनके बारे में चिंता क्यों ही कर रही हूँ, लेकिन जब कभी भी मैं इस हैंकरचिफ को देखती हूँ मेरे दिमाग में बस एक ही पर्सन आता है, जिमॉन डेब्रिक। उस बेहुदा इंसान ने मेरे प्राइड पर उंगली उठाई है और मेरा भरोसा तोड़ा है। फिर टेसा 2 साल पहले की मेमोरी को याद करती है, जहाँ पर जिमॉन कहता है टेसा क्या तुमने इंपीरियल एग्जाम की तैयारी कर ली है। टेसा कहती हाँ मैंने करी तो थी, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गई। ये वो वक्त था जब मैं जिमॉन के प्यार में गिर चुकी थी, एंड जब मुझे पता लगा कि ये फ्यूचर में मार्कस बनने वाला है तो मैंने इससे बहुत ही बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी। तो मुझे लगने लगा अब मेरा फ्यूचर बहुत ही लकी और खुशहाल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत तकलीफों को झेल चुकी थी। फिर एक दिन जिमॉन टेसा को उसकी फैमिली की बैंक्वेट पार्टी के अंदर लेके आता है। वो उससे कहता है टेसा रिलैक्स, तुम्हें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। टेसा कहती अरे मैं पहली बार तुम्हारे साथ यहाँ पर आ रही हूँ तो शायद इसी वजह से थोड़ी नर्वस फील कर रही हूँ। फिर जिमॉन टेसा को उसकी मदर से मिलाने लेकर आता है और कहता है मदर ये टेसा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर टेसा उसकी मदर को ग्रीट करते हुए कहती है ग्रीटिंग्स मार्कनस, मेरा नाम टेसा विंटरग्लास है।
एंड आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये देखकर जिमोन की माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सीधा टेसा को चाटा मार देती है और कहती है, एक बैरॉन की बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को सेड्यूस करने की? तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर रहकर खुशहाल जिंदगी जी पाओगी? पार्टी में मौजूद सभी लोग ये तमाशा देख के एंजॉय कर रहे थे। फिर इतनी बेइज्जती होने के बाद टेसा वहाँ से बाहर आकर रोने लगती है। जिमोन उससे कहता है, टेसा मुझे माफ करना, ऐसा लगता है मेरी मदर को कोई गलतफहमी हो गई है, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये सुनकर टेसा कहती है, क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिमोन कहता है, मैं अभी अपनी मदर के पास जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। टेसा मनी मन कहती है, मुझे लगता था जिमोन मेरी बहुत केयर करता है, लेकिन एक और दिन जिमोन की मदर ने मेरा खूब मजाक बनाया। उन्होंने उस दिन मुझे फिर से चाटा मारा। ये देखकर जिमोन कहता है, टेसा अब इस बार तुमने क्या कर दिया? जिमोन की माँ कहती है, ये घटिया लड़की मुझसे जुबान लड़ा रही थी, सच में इससे मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। फिर टेसा कहती है, जिमोन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी मदर से कुछ नहीं कहा, इन्होंने अचानक से मुझे चाटा मारा। फिर जिमोन कहता है, बहुत हुआ टेसा। टेसा कहती है, जिमोन मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? फिर जिमोन कहता है, मेरी मदर बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, एंड अगर फिर कभी तुमने मेरी मदर की इंसल्ट करने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है अब तुमने कोई चॉइस छोड़ी नहीं, हमें अब ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए। ये सुनकर तो टेसा बिल्कुल टूट ही जाती है। फिर जिमोन कहता है, मदर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या आप ठीक है? फिर वो टेसा से कहता है, तुम जरा नीचे ड्राइंग रूम पर जाओ, पहले मैं अपनी मदर को शांत करता हूँ। ये देखकर जिमोन की माँ कहती है, बहुत अच्छा जिमोन, तुम्हारा शुक्रिया। फिर टेसा वहाँ से बाहर निकलते हुए कहती है, जिमोन सिर्फ अपनी मदर की चिंता करता है, बल्कि चोट तो मुझे लगी थी लेकिन उसने मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया। तभी टेसा की नजर सामने पड़ती है, वहाँ पर कैसियो आता है। टेसा उससे कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्या मैं बेचारी लग रही हूँ? मुझे पता है भले तुम हमें कपल बुलाओ, लेकिन फिर भी मदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो तो बस जिमोन और मार्किनस को कुछ गलतफहमी हो गई थी। फिर टेसा मनी मन कहती है, भला मैं तुमसे ये कह ही क्यों रही हूँ? फिर तभी कैसियो अपना कोट निकालता है और टेसा को देता है। ये देखकर टेसा कहती है, हाँ, ये मुझे सिंपैथी देने के बजाय अपना गर्म कोट ऑफर कर रहा है। फिर कैसियो वहाँ से चला जाता है। पीछे से टेसा कहती है, कैसियो तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो कहती है, अरे नहीं, ये वक्त ये सब बातों का नहीं है, मुझे अभी ड्राइंग रूम में जाकर जिमोन से माफी मांगनी होगी। लेकिन तभी टेसा अचानक से सीढ़ियों पर फिसल जाती है। लेकिन मजे की बात, कैसियो उसे हाथ पकड़कर बचा लेता है। टेसा को ऐसा लगता है कि जिमोन ने उसको बचाया, लेकिन जब वो पलटकर देखती है तो वो कैसियो था। टेसा कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? कैसियो अपने दो पैरों पर कैसे खड़ा है? तभी प्रेजेंट में उसकी अचानक से नींद खुलती है। टेसा कहती है, क्या तो क्या ये बस एक सपना था? लेकिन जो भी हो, सपना बहुत ही ज्यादा अजीब था। एंड अब मुझे रिहान आए हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है। तो गाइस मैं तुम्हें बता दूं, इस मानवा के अंदर टाइम लैप्स कुछ ज्यादा ही जल्दी चल रहे हैं, तो तुम ज्यादा कंफ्यूज मत होना। फिर तभी पीछे से ड्यूक आता है। वो कहता है, क्या हुआ टेसा, तुम मुझे देखकर इतनी सरप्राइज क्यों हो? मुझे नहीं लगा था कि तुम स्टेडियम के बीच में इस तरह सो सकती हो। फिर टेसा ड्यूक से कहती है, फादर मुझे यहाँ पर आए हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इतने वक्त में अब जाकर आपको रियलाइज तो हो चुका होगा कि मैं आपके सक्सेसर के तौर पे सही कैंडिडेट नहीं हूँ। ये सुनकर ड्यूक कहता है, अरे टेसा, अब तुम अचानक से ये क्या बकवास करने लग गई? फिर टेसा कहती है, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मदर की कंडीशन कैसी है अब? ड्यूक बताता है, अभी भी उसकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं है, लेकिन एक बार मैं प्रीस्ट को बुला लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेसा कहती है, लगता है मदर नॉर्थ की सर्दियों को ज्यादा झेल नहीं पा रही, इस वजह से बार बार बीमार होती जा रही है। वैसे फादर आप बिना किसी काम के यहाँ पर नहीं आए होंगे, तो क्या आपको मुझे कुछ बताना है? ड्यूक बताता है, टेसा कल सुबह तुम्हें कैपिटल में जाना होगा। टेसा कहती है, क्या? आखिर मुझे अचानक से वहाँ पर क्यों जाना पड़ेगा? वो बताता है, क्योंकि कल रात एम्परर को असैसिनेट करवा दिया गया। ये सुनकर टेसा कहती है, क्या? आपने क्या कहा? आखिर भला इस तरह की हरकत कौन कर सकता है? आगे वो बताता है, जब हमने उस असैसिन को पकड़ा उसने खुद को सोल्जर बताया, लेकिन यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि इसके पीछे कौन है। ये सब कुछ पक्का से ड्यूक तैनीतार ने करवाया है, क्योंकि उसके अलावा कोई और पर्सन हो ही नहीं सकता जो इस तरह का घिनौना काम कर सके। वो एम्परर को बिल्कुल एक पपेट की तरह कंट्रोल करना चाहता है। अगर मैं सच कहूँ तो वो एम्परर की गद्दी को चाहता है। ये सुनकर टेसा कहती है, अगर फादर ये मैटर इतना ही सीरियस है तो क्या आपको कैपिटल नहीं जाना चाहिए? ड्यूक कहता है, असल में मुझे यहाँ पर एक अर्जेंट मैटर सॉल्व करना है, तो इस वक्त मैं कहीं जा नहीं सकता। तो अब क्योंकि तुम मेरी सक्सेसर हो तो मेरी जगह तुम्हें ही जाना होगा। तो अगले दिन टेसा एम्परर के पैलेस में जाने के लिए रेडी हो जाती है। पीछे से अंद्रा कहती है, माय लेडी कैरेज रेडी हो चुका है। फिर टेसा जाते हुए ड्यूक से कहती है,
तो फादर अब मैं चलती हूँ, और हाँ आप प्लीज मदर का ध्यान रखिएगा। ड्यूक कहता है तुम चिंता मत करो, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे पास वहाँ पर आ जाऊंगा। एंड हाँ यूलियट, तो मैं कहना चाहती थी कि वहाँ पहुँचने के साथ ही पल पल की खबर हमें देते रहना। टेसा कहती है बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी। तो चलो ठीक है फादर, अब मेरा जाने का समय हो चुका है। फिर सफर में चलते हुए टेसा हमें बताती है प्रीवियस एम्परर के मरने के बाद नए एम्परर का असैसिनेशन भी हो चुका है। लगता है कैपिटल के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है, एंड हो सकता है हमारे नॉर्थ के लोगों को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़े। तो नॉर्थ के रूलर होने के नाते हमें कैपिटल में जाके कंफर्म तो करना ही होगा कि वहाँ के हालात कैसे हैं। फिर हमें पास्ट में 22 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्यूक अपनी मदर एलिजाबेथ से कह रहा होता है मदर आखिर आपने उस मेड के लिए ये मैजिक कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनवाया है। एलिजाबेथ बताती है क्योंकि जब भी मैं यूलियट को देखती हूँ मुझे उसकी मदर एबी की याद आ जाती है। मेजो की वॉर के अंदर एबी ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी सिर्फ मुझे बचाने के लिए। उसने अपनी जान को जोखिम में डाला ताकि मैं नॉर्थ में वापस आ सकूं। तो इसीलिए मैं उसकी एक लौती बेटी यूलियट को खुशी से रखना चाहती हूँ, क्योंकि एबी मेरी सबसे भरोसेमंद मेड थी। ये सुनकर ड्यूक कहता है मेरी मदर को खुद की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस यंग मेड के फ्यूचर की चिंता कर रही है। फिर वो उस मेड से पूछता है अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो मेड बताती है माय लॉर्ड मेरा नाम यूलियट विंटरग्लास है। ड्यूक कहता है तो हाँ यूलियट, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, अब क्योंकि मदर भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। फिर ड्यूक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखता है एबी की बेटी यूलियट विंटरग्लास आज के बाद से एलिजाबेथ रिहान की मेड होगी, एंड जब तक एलिजाबेथ रिहान का देहांत नहीं हो जाता तब तक तुम उन्हीं के लिए काम करोगी, एंड इसके बाद जाकर ही तुम आजाद होगी। उसके बाद रिहान तुम पर नजर नहीं रखेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी 22 साल तक होगी। आगे ड्यूक कहता है तो यूलियट बताओ क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश हो। फिर यूलियट ब्लश करते हुए कहती है यस माय लॉर्ड, आपका शुक्रिया। हमें बताया जाता है ड्यूक और यूलियट की मुलाकात बहुत ही गजब की थी, लेकिन यूलियट को पहली नजर का प्यार हो चुका था। लेकिन मजबूरन ड्यूक की पहले से ही एक फियांसे थी, तो यूलियट के पास अपनी फीलिंग्स को छुपाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बची थी। तभी हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है। नॉर्थ काउंसिल का एक सीनियर रिहान पैलेस के अंदर आया हुआ था। वो यूलियट से कहता है मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ तुम और भी ज्यादा खूबसूरत होती जाती हो। अब क्योंकि दिन बर दिन एलिजाबेथ की कंडीशन भी बिगड़ती जा रही है, इस वजह से फैमिली की अथॉरिटी भी कमजोर होती जा रही है, तो यूलियट कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ चलो। फिर ये सुनकर यूलियट गुस्से में कहती है ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, मुझसे दूर रहो वरना मैं ड्यूक को रिपोर्ट कर दूंगी। ये सुनकर वो पर्सन कहता है क्या तुम्हारे ड्यूक की बात कर रही हो। अरे तुम चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, उसे तो तलवार चलाने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। तभी पीछे से वहाँ पर ड्यूक आता है और उससे कहता है लगता है तुम अभी भी कुछ भूल रहे हो, मेरा नाम राश रिहान है और मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ, तो अब तुम दोबारा अपने शब्दों को दोहराओ। अरे तुम चुप क्यों हो। फिर ड्यूक उसे पीछे धक्का देके विंडो से फेंक देता है। फिर वो कहता है यूलियट क्या तुम ठीक हो। सुनो, इस जैसे लोगों को चांस देने से अच्छा तुम मुझे मौका दो। यूलियट क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर हमें बताया जाता है ड्यूक ने अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया जो कि नॉर्थ काउंसिल वालों ने की थी। फिर जैसा कि यूलियट चाहती थी आखिर में ड्यूक उसे मिल ही गया। फिर जल्दी दोनों ने एंगेजमेंट पार्टी को रखा और अपनी शादी को सेलिब्रेट किया। फिर कुछ समय बाद यूलियट की फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। फिर ड्यूक उससे पूछता है यूलियट मैं बस जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें एक बच्चा करना सच में जरूरी है, क्योंकि पहले ही तुम्हारा शरीर इतना कमजोर हो चुका है और अगर हमने इस बच्चे को पाला भी तो उसकी जान को भी बहुत खतरा हो सकता है। तो हाँ गाइस, तुमने सही समझा, यूलियट की तबीयत इसलिए खराब हो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फिर जल्दी एलिजाबेथ रिहान का भी देहांत हो जाता है। तो इन दिनों यूलियट बहुत ही ज्यादा परेशान थी अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को लेकर। फिर फाइनली वो एक डिसीजन लेती है कि उसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, भले ही वो ड्यूक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बट कहीं ना कहीं उसे रियलिटी पता थी कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इस वजह से उसके बच्चे पे भी जान का खतरा आ सकता था। तो फिर इन रीजंस की वजह से टेसा की मदर ने रिहान को छोड़ दिया। फिर कुछ वक्त बाद ड्यूक को भी इस बारे में पता लगता है। पीछे से डैनियल उसका बटलर कहता है माय लॉर्ड, यूलियट विंटरग्लास ने रिहान छोड़ दिया है। वो ये जानती थी कि आप अगले 20 सालों तक उनका पीछा नहीं कर सकते क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये सुनकर ड्यूक कहता है 20 साल, तुमने सही कहा डैनियल। यूलियट तुम चिंता मत करो, मैं 20 सालों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफों को झेलना पड़ रहा है।
तभी सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। अंद्रा टेसा को बताती है एम्पायर की करंट सिचुएशन के बारे में कि उन्होंने पिछले एम्पायर की डेथ सेरेमनी को 2 हफ्तों के अंदर ही खत्म कर दिया था और बिना ज्यादा समय गवाए नए एम्पायर को गद्दी सौंप दी जो कि रॉयल लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। तो कुछ इस तरह एवेलोस इस एम्पायर का नया एम्पायर बन गया, लेकिन जल्दबाजी के चलते एवेलोस एम्परर बनने की खुशी को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाया। तो इसी वजह से एवेलोस अब एक बहुत ही बड़ी बैंक्वेट पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहा है ताकि एम्पायर के कोने कोने में सबको इस बारे में पता लग जाए। फिर ये सुनकर टेसा कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो क्या वो सब लोग भी इस पार्टी में आएंगे जिन लोगों ने मेरे और जिमोन के ब्रेकअप के ऊपर बेट्स लगाई थी? तो अंदर क्या तुम ये देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हो कि जिस टेसा विंटरग्लास को उन्होंने नीची नजरों से देखा वो असल में ड्यूक रिहान की बेटी है? सच में उनका रिएक्शन देखने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ वैसे माफ करना, हो सकता है सुनने में ये थोड़ा तुम्हें बचकाना लगे, लेकिन ये सुनकर तो अंदर गुस्से में कहती है माय लेडी आप बस मुझे एक ऑर्डर दीजिए, मैं उन सभी लोगों के सर आपके कदमों में रख दूंगी। ये देखकर टेसा कहती है अरे नहीं, देखकर ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा बचपना तो तुम शो कर रही हो अंदरा। तभी शाम होने के साथ ही टेसा बैंक्वेट पार्टी की तरफ जाती है। रास्ते में चलते हुए लोग उसे देखकर कहते हैं अरे जरा देखो ये तो रिहान्स का कैरेज लग रहा है, सुनने में तो आया था कि इस बार उनके सक्सेसर यहाँ पर आने वाले, क्या वो इस कैरेज के अंदर है? तभी कैरेज का ड्राइवर बोलता है माय लेडी हम जल्दी ही पैलेस पहुँचने वाले हैं। फिर विंडो से बाहर देखते हुए टेसा कहती है देखकर ऐसा लगता है कि लोग मुझे देखने के लिए कुछ ज्यादा ही क्यूरियस है अब, क्योंकि हमारी रिहान फैमिली बहुत मिस्टीरियस एंड स्ट्रॉन्ग है। तभी उसकी नजर खुले आसमान पर पड़ती है जहाँ पर स्काई क्रैकर्स को उड़ाया जा रहा था। ये सब देखते हुए टेसा मनी मन कहती है लगता है इस पार्टी के थ्रू एम्परर अपनी कुछ ज्यादा ही पब्लिसिटी करना चाहता है, ये जानते हुए भी कि वो पपेट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर कुछ ही देर में टेसा पैलेस तक पहुंच जाती है। पैलेस के सर्वेंट्स उनसे कहते हैं लेडीज क्या हम आपके इनविटेशंस को देख सकते हैं? फिर अंद्रा उन्हें इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है हम लोग रिहान से आए हैं और मेरे साथ ये टेसा रिहान है। ये सुनकर सर्वेंट कहता है ग्रीटिंग्स माय लेडी, इस तरफ आइए, मैं आपको पार्टी तक एस्कॉर्ट कर देता हूँ। फिर तभी वो लोग बैंक्वेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। वो सर्वेंट कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन सभी यहाँ पर देखिए, रिहान की लौती सक्सेसर अब यहाँ पर आ चुकी है। ये सुनकर पार्टी के अंदर मौजूद लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में टेसा रिहान भी यहाँ पर आ रही है? इसके बारे में तो बहुत र्यूमर्स भी फैले हुए हैं। फिर जैसे ही टेसा बैंक्वेट के अंदर एंटर होती है सर्वेंट्स इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं टेसा रेस्ट रिहान और विस्कॉन्टी अंद्रा ग्रेनेल यहाँ पर आ चुके हैं। पर ये सब देखकर लोग कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं ये तो टेसा विंटरग्लास है, ये रिहान कैसे हो सकती है? इन सभी लोगों के इस तरह के रिएक्शन को देखकर टेसा मनी मन कहती है लोग मुझे देखकर कुछ ज्यादा शॉक हो चुके हैं जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर तभी चलते हुए उसकी नजर खिड़की की तरफ पड़ती है। वहाँ पर व्हील चेयर पर कैसियो डेब्रिक बैठा होता है। उसे देखकर टेसा कहती है पता नहीं क्यों लेकिन कैसियो को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी शॉक होते हुए पीछे से एक औरत कहती है तो इसका मतलब सच में तुम ही टेसा विंटरग्लास हो? टेसा उससे कहती है ओह विस्काउंटी दांते, कितना वक्त हो गया हमें मिले हुए। उस औरत के बहुत पसीने छूट रहे थे तो वो हड़बड़ाते हुए कहती है ओह लेकिन तुम टेसा रिहान कैसे बन गई? ये सुनकर टेसा कहती है अरे विस्काउंट आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, असल में कुछ पर्सनल रीजंस के चलते मेरा लास्ट नेम अब बदल चुका है। वैसे लॉर्ड दांते कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बेट तो जीत गई होंगी। ये सुनकर दांते कहती है आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी सीन पास्ट की उसी बैंक्वेट पार्टी पर शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर टेसा और जिमोन के ब्रेकअप के ऊपर बेट लगाई थी। वो सभी हंसते हुए कह रहे थे क्या तुमने उस लड़की टेसा के बारे में सुना? मैंने सुना कि जिमोन की मदर ने उसकी कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर दी थी। हाँ तुमने सही कहा, उसको चाटा खाते हुए देखकर तो मुझे मजा ही आ गया था एंड उसके सस्ते से कपड़े भी किस तरह फट गए थे। तभी वही दांते उन लोगों से बेट लगाती है कि अगले 2 सालों के अंदर इन लोगों की एंगेजमेंट भी टूट जाएगी, क्योंकि भला एक मार्कस का बेटा एक गरीब लड़की से क्यों ही शादी करेगा? वो लड़की तो इतनी मंदबुद्धि है कि उससे इंपीरियल एग्जाम भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो उसने अमीर लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। फिर प्रेजेंट में यही सब बातें टेसा दांते को बता रही होती है और हंसते हुए कहती है पता नहीं कैसे लेकिन तुमने तो सच में एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लिया कि एग्जैक्ट 2 सालों के अंदर जिमोन और मैं बिल्कुल अलग हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, इस बात पर तो मुझे आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए। ये कहकर टेसा वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ा आगे चलते वक्त उसे एक रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जब वो उस डोर को ओपन करके देखती है वहाँ पर जिमोन कैसियो को नशे की हालत में बोल रहा था कि तुम हमेशा से ही मुझसे नीचे थे और आगे भी नीचे ही रहोगे।
तो मेरी जिंदगी में टांग अड़ाना बंद करो। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? लेकिन कैसियो इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। ये सब देखते हुए टेसा मनी मन कहती है, कितना वक्त हो गया कैसियो डेब्रिक को देखे हुए। सच में एक बात तो माननी पड़ेगी कि कैसियो अभी भी पहले की तरह ही हैंडसम लगता है। तो गाइज मुझे माफ करना, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो पर्सन कैसियो को इस वक्त उल्टा सीधा बोल रहा है वो जिमॉन नहीं कोई और है। फिर आगे वही पर्सन कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? फिर तभी कैसियो हल्की आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करता है और कहता है, बालकनी से छलांग। ये सुनकर तो टेसा भी एकदम हैरान हो जाती है, लेकिन वो पर्सन नशे की हालत में फिर से बोलता है, एक कचरे कहीं के, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? फिर इसी के साथ वो पर्सन कैसियो को एक थप्पड़ मारने ही वाला था कि अचानक से पीछे से अंदर आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर वो पर्सन कहता है, हे आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? अब छोड़ो मुझे, जाने दो। फिर टेसा अंदर से कहती है, हाँ तुम इस पर्सन से डील तो कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कि ज्यादा तोड़ फोड़ ना हो। फिर अंदरा कहती है, ठीक है माई लेडी, मैं इसको बाहर लेकर जाती हूँ। फिर वो उसे कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले जाती है। वो पर्सन चिल्लाते ही रह जाता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। फिर अब टेसा और कैसियो दोनों ही रूम में अकेले होते हैं। टेसा कहती है, बहुत वक्त हो गया लॉर्ड कैसियो, मैं यहाँ पर आपसे मिलने आई हूँ। एंड फिर मनी मन कहती है, कैसियो पहले से थोड़ा पतला हो चुका है, लेकिन अभी भी ये पहले की तरह ही हैंडसम है। फिर वो एक पेन पेपर लेता है और उस पर लिखने लगता है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया लेडी विंटरग्लास। ये पढ़कर टेसा उससे कहती है, लेकिन अब मैं विंटरग्लास नहीं हूँ, मैं टेसा रिहान हूँ। हाँ तुमने सही समझा, मैंने अपने फादर को ढूंढ लिया। फिर कैसियो लिखकर बताता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अब ठीक हो। फिर उसे देखते हुए टेसा मनी मन कहती है, इसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे जैसे लॉर्ड दांते के हो रहे थे, एंड मेरी पावर और पोजीशन को देखकर भी ये इतना रिएक्ट नहीं कर रहा। बट अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड सा तो फील हो रहा है क्योंकि बात करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो टेसा कहती है, थैंक यू कैसियो, वैसे क्या तुम यहाँ पर जिमॉन के साथ आए हो? फिर वो अंदर ही अंदर कहती है, अरे यार अब मैं उस बास्टर्ड के बारे में क्यों बात करने लग गई? इससे उसे ऐसा लगेगा कि अभी भी मुझे कुछ रिग्रेट्स हैं और शायद मैं जिमॉन को लेकर अभी भी थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ। फिर तभी कैसियो लिख कर बताता है, वैसे आने को तो मैं अपने फादर के साथ आया था, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ काम आ गया तो वो अकेले वापस चले गए। ये सुनकर टेसा कहती है, ओह तो ऐसी बात है। फिर मनीमन कहती है, मार्कस डेब्रिक वो भी इतना शरीफ नहीं है, उसने भी मुझे बहुत नीची नजरों से देखा है, जैसे मेरी औकात बिल्कुल एक कीड़े की बराबर हो। आगे वो कहती है, वैसे लॉर्ड कैसियो मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपने मेरी पहले कभी मदद करी है, जैसे सीढ़ियों से गिरते वक्त आपने मुझे बचाया हो? लेकिन ये सुनकर कैसियो खुद को बिल्कुल कंफ्यूज दिखाता है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। ये देखकर टेसा कहती है, मुझे लगता है ये बस एक अजीब सा सपना था। तभी सीन बैंक्वेट की तरफ शिफ्ट होता है। एक सर्वेंट अनाउंस करता है, सभी लोग सामने देखिए, मार्कस के अगले सक्सेसर जिमॉन डेब्रिक एंड लेडी लवीना ग्रेटल यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर टेसा कहती है, तो फाइनली जिमॉन तुम यहाँ पर आ ही गए। फिर वो कहती है, तो मुझे अब चलना चाहिए लॉर्ड कैसियो, मुझे माफ करना मैंने आपको थोड़ा इंटरप्ट कर दिया था। लेकिन जाते जाते कैसियो फिर से कहता है, क्या तुम जिमॉन के सामने अच्छा फील करोगी? टेसा कहती है, अरे क्या बात हो गई, क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि कहीं मैं जिमॉन को मार तो नहीं दूंगी? कैसियो बताता है, वो हमारे फैमिली का अगला सक्सेसर होने वाला है, फिर अगर वो मारा जाता है तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। ये पढ़कर टेसा कहती है, तो कैसा रहेगा लॉर्ड कैसियो अगले मार्कस आप ही बन जाएं। ये सुनकर कैसियो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है, टेसा अब तुम थोड़ी बदल चुकी हो। टेसा कहती है, हाँ हो सकता है मैं थोड़ी बदल गई हूँ क्योंकि अब मुझे बाकियों के ओपिनियंस की चिंता नहीं करनी पड़ती, तो मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। फिर जैसे ही टेसा डोर को ओपन करती है, बाहर कुछ लेडीज की गॉसिप्स उसे सुनाई देती है। वो कहती है, क्या तुम्हें पता है ड्यूक रिहान की जो अगली सक्सेसर है उसे इस बारे में पता होगा? दूसरी कहती है, अरे नहीं, अगर उसे पता होता तो क्या वो जिमॉन को इस तरह जाने देती? वैसे जहाँ तक मैं जानती हूँ रिहान के लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर पहली लेडी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ये सब तो उसके खून में ही है, भले ही वो किसी वक्त विंटरग्लास थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये सवाल बार बार आता है कि आखिर कोई कैसे जो कि बैरॉन्स की ब्लड लाइन से आता ही ना हो, वो अचानक से रिहान बन जाती है। दूसरी कहती है, अरे तुम जरा धीरे बोलो, ये अच्छा ही तो है कि उसे नहीं पता, क्योंकि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि टेसा रिहान को जब इस बारे में पता लगेगा कि जिमॉन शुरुआत से ही लेडी लवीना ग्रेटेल को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर पहली कहती है,
क्या सच में? मुझे तो लगा था मार्कोस ने उनको मैरिज प्रपोजल दिया था। दूसरी कहती, अरे क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया कि जब कभी भी जिमोन से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स से यही कहता कि ये इतना सीरियस नहीं है। असल में सच तो ये है कि टेसा के ब्रेकअप होने से पहले से ही जिमोन लवीना ग्रेटेल को सिड्यूस कर रहा था। वो लवीना को बहुत सारे फ्लावर्स एंड लव लेटर्स भेजा करता था। लेकिन मैंने तो सुना था कि टेसा और जिमोन के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, क्योंकि लवीना को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि ये तो देखने से ही बिल्कुल साफ दिल की लगती है। दूसरी कहती है, मेरा कजन पापाराजी है। वैसे अगर तुम लोगों को नहीं पता तो ये न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं। तो उसने बताया था कि जैसे ही लवीना ग्रेटेल जिमोन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी फिर जिमोन उनके बीच के रिलेशनशिप को पब्लिक कर देगा। ये सुनकर पहली कहती, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जिमोन डेबरिक शुरुआत से ही टेसा पर चीट कर रहा था, क्योंकि अगर उसे पता होता कि फ्यूचर में टेसा ड्यूक रिहान की अगली सक्सेसर बनने वाली है तो क्या उसकी हिम्मत होती इस तरह का रैकलेस एक्ट करने की। वैसे जो भी हो, अब अगर टेसा रिहान को इसके बारे में पता लगा तो पक्का से बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन तभी उन लेडीज के पीछे टेसा आ जाती है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत घबरा जाती हैं और कहती है, लेडी रिहान आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन फिर टेसा उनके सामने से गुजरते हुए मनी मन सोचती है, जो भी हो ये भी अच्छा ही है, कम से कम अब मुझे सच्चाई तो पता है कि आखिर वो मेरे साथ कैजुअल रिलेशनशिप के अंदर ही क्यों रहना चाहता था। वो तो बस शुरुआत से ही मेरे साथ खेल रहा था बस। तभी टेसा जिमोन और लवीना के सामने आती है और बस जिमोन को ही घूरने लगती है। ये देखकर जिमोन उससे कहता है, टेसा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर टेसा कहती, हेलो जिमोन तुम कैसे हो? अरे अब तुम्हें क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें मेरी ज्वेलरीज थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही हैं? क्या तुम जानते हो ये मैंने एक दूसरे आदमी के पैसों से खरीदी है। ये सुनकर जिमोन कहता है, क्या क्या तुमने शादी कर ली टेसा? फिर टेसा कहती है, क्या एक आदमी सिर्फ अपनी वाइफ को ही चीजें खरीद कर देता है? वैसे जो भी हो, मैं एक चीज को लेकर थोड़ी क्यूरियस हूँ। तभी बीच में लवीना कहती है, जेम जेम अब तुम उन औरतों से बात मत करो जिन्हें तुम जानते नहीं, क्योंकि जल्दी हमारी शादी होने वाली है। ये देखकर टेसा कहती है, क्या जेम जेम? कितना अजीब नाम है, सोचा नहीं था जिमोन को भी कोई इस तरह बुला सकता है। तभी उसकी बात को बदलते हुए जिमोन कहता है, लवीना क्या तुम अपने भाई एडविन को अभी तक ढूंढने नहीं गई? लवीना कहती है, मुझे नहीं पता मेरा भाई इस वक्त कहाँ पर है, मुझे तो लगता है अभी वो नशे में टल्ली होकर आसपास गुंडागर्दी कर रहा होगा। लेकिन तुम मुझे अब ये बताओ आखिर ये औरत है कौन? जिमोन कहता, अच्छा ये तो बस मेरी एक दोस्त है। ये सुनकर लवीना कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, फेंकना तो कोई तुमसे सीखे, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे इतने कुछ खास फ्रेंड्स हैं नहीं। फिर जिमोन थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहता है, अब लवीना बस भी करो अब, वरना लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन तभी लवीना टेसा को एकदम ध्यान से देखती है और एक्साइटेड होते हुए कहती है, तो क्या तुम ही ड्यूक रिहान की अगली सक्सेसर हो? जिमोन कहता है, अरे नहीं, ये तो बस टेसा विंटरग्लास है जो कि एक बैरोन की बेटी है, भला ये लड़की वो कैसे हो सकती है? लेकिन तभी टेसा कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं ही टेसा रिहान हूँ। ये सुनकर जिमोन की तो एकदम होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तभी टेसा कहती है, लेडी ग्रेटल अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आखिर जिमोन ने आपसे प्यार का इजहार कब किया था? लवीना बताती है, ये तो 4 विंटर्स पहले की बात है, यानी लगभग हमारी एंगेजमेंट के आधे साल पहले। लेकिन पीछे जिमोन घबराते हुए कहता है, लवीना तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो कहती, लेकिन क्यों, इसमें गलत क्या है? लेकिन ये सब सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब सच था, कि ये टेसा को शुरुआत से ही चीट कर रहा था। फिर हमें जिमोन को दिखाया जाता है जो कि ये सब बातें सुनकर एकदम सदमे में चले जाता है। फिर टेसा उसे देखकर मनी मन कहती है, अगर अभी तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होता तो क्या तब भी तुम इस तरह के एक्सप्रेशंस बनाते? आगे वो कहती है, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने ये सवाल तुमसे क्यों पूछा? तो लेडी ग्रेटल, आई होप अब आपने सुन लिया होगा कि हमारे बीच की क्या रिलेशनशिप थी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और अनाउंस करता है कि टेम्ग्रिया के ग्रेट एम्परर यहाँ पर आ चुके हैं एंड उनके साथ ही हमारी एम्प्रेस भी आई है। तभी टेसा की भी उन दोनों पर नजर पड़ती है। तभी एम्परर कहता है, आप सभी का आज यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, प्लीज आज की दावत का अच्छे से आनंद लीजिएगा। तभी पीछे से अंदर आ जाती है। फिर टेसा उसे देखकर कहती है, अंदरा क्या तुमने उस आदमी को मारा तो नहीं ना? तभी अंदरा कहती है, अरे नहीं माय लेडी, मैं तो बस उसे एक शांत बालकनी की तरफ लेकर गई थी ताकि शांति से उस मैटर को सुलझा सकूं। लेकिन वो आदमी घबराते हुए रेलिंग्स की तरफ भागने लगा एंड फिर गलती से फिसलकर नीचे गिर गया। वैसे मैं उसको देखकर बता सकती हूँ कि वो मरा तो नहीं होगा, बस उसकी कुछ हड्डियां टूटी होंगी। माय लेडी मुझे माफ करना, मैंने आपकी कमांड को अच्छे से फॉलो नहीं करा। ये सुनकर टेसा कहती है, अरे नहीं कोई बात नहीं, तुमने वैसे भी बहुत अच्छा किया। तभी पीछे से
एम्परर टेसा के पास आता है और उससे कहता है, ओह तो रिहान फैमिली की नई शेरनी भी यहाँ पर आ चुकी है। लेडी टेसा, आप इतनी दूर से इस छोटे से बैंक्वेट को अटेंड करने आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टेसा एम्परर के सामने झुकते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मैं रिहान से टेसा हूँ, आपको ग्रीटिंग्स पेश करती हूँ। फिर एम्परर कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे अब तुम्हारे फादर कैसे हैं? टेसा कहती है, मेरे फादर तो एकदम बढ़िया है, बस उन्हें छोटा सा काम आ गया था तो उनकी एब्सेंस में मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन जल्दी वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। आगे एम्परर कहता है, जल्दी इंपीरियल फैमिली एक हंटिंग कंपटीशन को होस्ट करने वाली है, मुझे लगता है ऐसा करके हम ऑटम सीजन का अच्छे से आनंद ले पाएंगे। ये सुनकर टेसा मनी मन कहती है, मैं जानती हूँ नॉर्थ के अंदर कपकपाती सर्दियों के अंदर हंटिंग करना बहुत ही बोरिंग था, तो कम से कम यहाँ पर कुछ मजा तो आएगा। एम्परर कहता है, इस कंपटीशन के अंदर जितने भी आदमी पार्टिसिपेट करते हैं वो हंटिंग करने के बाद अपने शिकार को उनकी लवर्स को देते हैं। हाँ मुझे पता है ये इतना सीरियस तो नहीं है, लेकिन उन्हें देखने में बहुत मजा आता है। तो क्या ड्यूक रिहान की अगली सक्सेसर भी उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना पसंद करेगी? ये सुनकर टेसा मनी मन कहती है, वैसे देखा जाए तो मैं इस ऑफर को मना करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से मुझे एक कमाल का आइडिया आया, तो मैं एग्री हो गई और एम्परर से कहा, माय लॉर्ड, अगर आप मुझे रिकमेंड कर रहे हैं तो मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। ये सुनकर एम्परर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत कमाल की बात है, अगर कोई रिहान इसे अटेंड करेगा तो ये बिल्कुल लग्जरियस कंपटीशन बन जाएगा। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसे तुम पसंद करती हो और अपना शिकार उसे दोगी? ये सुनकर टेसा कहती है, वैसे अगर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो वो आदमी जिसे मैं अपना शिकार देना पसंद करूंगी वो लॉर्ड मार्कस डेब्रिक के बेटे होंगे। जिमोन को लगता है कि टेसा उसकी बात कर रही है। ये सुनकर सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और एम्परर कहता है, लेडी टेसा, आप अपना शिकार किसी ऐसे को कैसे दे सकती है जिसका ऑलरेडी एक फियांसे है? ये सुनकर टेसा कहती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मेरा मतलब यंग लॉर्ड कैसियो डेब्रिक से था। फिर वो मनी मन कहती है, जिमोन तुम बस कुछ वक्त और रुको, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जो सबसे बड़ा डर है कि एक दिन कैसियो तुमसे सब कुछ छीन लेगा, उस डर को मैं हकीकत बना दूंगी। तो कुछ इस तरह वो बेकार सा बैंक्वेट खत्म हुआ एंड उसके बाद हंटिंग कंपटीशन के शुरू होने में भी ज्यादा टाइम बचा नहीं था, तो मैंने अंद्रा को ऑर्डर दिया कि हाउस ऑफ डेब्रिक को इन्वेस्टिगेट करो जाकर। एंड फिर उस दिन के बाद से मुझे हर दिन बार बार इन्विटेशंस आते रहते थे जिसमें जिमोन बार बार मुझसे मिलने के लिए भीख मांग रहा होता है। तो अब मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं बची थी, मैंने उसे धमकाते हुए लिखा कि जिमोन, अगर तुमने फिर से मुझे फालतू के लेटर्स भेजे तो मैं लेडी ग्रेटेल को इस बारे में बता दूंगी। तभी वहां पर अंद्रा आ जाती है और टेसा से कहती है, माई लेडी, ये रही डेब्रिक हाउस होल्ड की रिपोर्ट जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपने मुझसे कहा था। उस रिपोर्ट को देखकर टेसा कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया अंद्रा। फिर हमें बताया जाता है कि जिमोन और कैसियो के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगभग 20 साल पहले शुरू हुई थी। एल्बर्ट डेब्रिक, जो कि उस वक्त मार्कस था, उसने अपनी शादी से पहले एक रिलेटिव के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे पता लगता है कि वो बच्चा ना तो चल सकता ना ही बोल सकता। तो इस तरह के डिसेबल्ड बच्चे को अडॉप्ट करने की वजह से मार्कस की जो पहली फियांसे थी उसने उसे छोड़ दिया। फिर कुछ वक्त बाद मार्कस ने एक दूसरी शादी करी दलंत वेगर से, जो कि जिमोन की माँ थी। लेकिन कुछ वक्त बाद वेगर फैमिली कैसियो से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तो वो बार बार मार्कस को फोर्स किया करते थे कि वो कैसियो को मार दे। वैसे भी वो एक जिंदा लाश की तरह है। तो इस सब का नतीजा ये निकला कि 20 सालों तक मार्कस की वाइफ मानसिक तौर पे बहुत बीमार हो चुकी थी। तो अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो जिमोन का कैसियो को हेट करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये सब पढ़ते हुए टेसा कहती है, मुझे शुरुआत से ये सब जानना था, लेकिन असल कहानी तो अगले पन्ने से शुरू होती है। जिमोन ने सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरह मैनिपुलेट किया था। उसने सभी को ये कहा कि टेसा ऐसा सोचती है कि मैं उसका लवर हूँ, लेकिन हकीकत में तो वो मेरे लिए बस एक सिस्टर है। उसने तो ये तक कहा कि मैंने टेसा को बहुत बार रिजेक्ट किया, लेकिन वो मुझे अकेले छोड़ती ही नहीं थी। तभी अंद्रा अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है, माय लेडी, आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए, आप कहीं तो मैं उसका अभी के अभी सर कलम कर दूंगी। टेसा उसे देखकर कहती है, अरे अंद्रा, तुम जरा खुद पर कंट्रोल करो, समय आने पर हम एक एक चीज का बदला लेंगे। वैसे अभी भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो हम अपने प्लान के ऊपर ही प्रोसीड करते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हें ये देखने में मजा नहीं आएगा कि किस तरह जिमोन कैसियो से हारता है? फिर आगे टेसा कहती है, मार्कस डेब्रिक को एक लेटर लिखो, उनसे कहना कि मैं कैसियो से मिलना चाहती हूँ। तभी सीन कुछ दिन बाद पर शिफ्ट होता है। टेसा कैसियो से मिलने जा रही होती है और कहती है, क्या बात है, इतनी जल्दी मार्कस ने हमारी डेट भी फिक्स कर दी। देखकर ऐसा लगता है कि कैसियो का शेड्यूल बिल्कुल फ्री है इन दिनों। वैसे भी क्या कर सकते हैं, वो बेचारा पूरे दिन मेंशन के अंदर अकेला ही रहता है, उसे इतना बाहर जाने को भी नहीं मिलता। तभी अंद्रा टेसा से पूछती है, क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आखिर आप बुटीक शॉप के अंदर क्यों गई थी? टेसा कहती है,
ओ अच्छा, वहाँ असल में मुझे कुछ खरीदना था, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। फिर कुछ ही देर में वो डेब्रिक मैंशन पहुंच जाते हैं। फिर उनके कैरेज से उतरने के साथ ही एक पर्सन उन्हें ग्रीट करने आता है और कहता है, ग्रीटिंग्स लेडी रिहान, मैं आपका डेब्रिक्स मैंशन के अंदर स्वागत करता हूँ। मैं डेब्रिक मैंशन का बटलर हूँ, मुझे लोग निकोलास कार्बो के नाम से जानते हैं। आपसे मिलना मेरे लिए होनर की बात है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर टेसा कहती है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें ऑलरेडी मुझे ग्रीट करने का कई बार होनर मिला है। ये सुनकर वो बटलर टेसा की तरफ कंफ्यूज होते हुए देखता है। वो उसे देखकर बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। फिर तभी पीछे से अंदर उस बटलर को चिल्लाकर कहती है, अरे तुम इस तरह क्यों घूर रहे हो, आखिर तुम लेडी टेसा को और कितनी देर तक इंतजार करवाओगे। हे, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। फिर वो बटलर घबराते हुए कहता है, अरे नहीं माई लेडी, मुझे माफ करना, प्लीज इस तरफ से आइए, मैं आपको मेंशन के अंदर ले चलता हूँ। फिर मेंशन के अंदर एंटर करते के साथ ही सारी मेट्स टेसा को ग्रीट करती हैं। ये देखकर टेसा कहती है, मैं कितने वक्त बाद यहाँ पर आई हूँ, लेकिन अब भी सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर तभी बटलर टेसा से कहता है, माय लेडी आप जरा यहीं पर वेट करिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मिस्टर कैसियो रेडी हुए हैं कि नहीं। ये सुनकर टेसा मनी मन कहती है, इसके बात करने के तरीके और जिस तरह ये कैसियो को नाम ले रहा है, इससे साफ पता लग रहा है कि ये उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तभी वो बटलर टेसा को कैसियो के रूम के बाहर ले आता है और डोर ओपन करते के साथ कहता है, मिस्टर कैसियो, लेडी टेसा विंटर, अरे नहीं टेसा रिहान यहाँ पर आ चुकी है। फिर जब टेसा की नजर कैसियो पर पड़ती है, उसे वो बहुत चार्मिंग लग रहा था। टेसा कहती है, लॉर्ड कैसियो, हम फिर से मिल गए। फिर वो मनी मन कहती है, शायद कैसियो मुझे इसीलिए थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि आज इसका थोड़ा अलग ड्रेसिंग सेंस है, एंड अब जब ये इतना साफ सुथरा हो रखा है तो इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर आ रही है। फिर टेसा उस बटलर से कहती है, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहूंगी, तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर वो बटलर कहता है, ओके माय लेडी, मैं समझ गया, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। फिर तभी टेसा की नजर एक पियानो पर और एक पेंटिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, ऐसा लगता है लॉर्ड कैसियो को ड्राइंग करना और पियानो बजाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक बात तो माननी पड़ेगी, कैसियो तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर कैसियो लिखकर बताता है, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी बस छोटी मोटी हॉबीज हैं। फिर तभी टेसा एक पेंटिंग के पास जाकर कहती है, वैसे कैसियो क्या मैं तुम्हारी ड्राइंग्स को देख सकती हूँ। फिर तभी उसकी नजर एक ड्राइंग बुक पर जाती है, तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर ही रही होती है कि अचानक से कैसियो एकदम चिल्ला उठता है एंड हड़बड़ाते हुए वो अपने चेयर से नीचे भी गिर जाता है। ये देखकर टेसा भागते हुए कैसियो के पास आती है और कहती है, लॉर्ड कैसियो, ये आप अचानक से कैसे नीचे गिर गए, क्या आप ठीक है, लेकिन लॉर्ड आप इतनी देर से देख कहाँ पर रहे हैं। फिर तभी टेसा की नजर उस ड्राइंग बुक पर पड़ती है। वो ये देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है कि आखिर कैसियो ने उसको क्यों ड्रॉ किया है। फिर वो उसे उठाकर अच्छे से देखती है, वो बहुत ही ज्यादा सफाई से बनाई हुई थी। फिर ये देखकर टेसा को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसियो उसे पसंद करता है। फिर कैसियो भी थोड़ा ब्लश करने लगता है एंड फिर टेसा से कहता है, टेसा इसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा, अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो तुम निकाल सकती हो। ये पढ़कर टेसा कहती है, अरे गुस्सा, भला मैं गुस्सा क्यों होंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मुझे ड्रॉ क्यों किया। फिर कैसियो ब्लश करने लगता है और लिखकर बताता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। ये सुनकर तो दोनों ही शर्माने लगते हैं। फिर टेसा कहती है, लॉर्ड कैसियो, वैसे मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये एक थैंक यू गिफ्ट है उस हैंकरचिफ के बदले जो लास्ट टाइम आपने मुझे दिया था। आज सुबह बुटीक शॉप पर जाकर मैंने केयरफुली इसे पिक किया है, क्योंकि आपका जो हैंकरचिफ था उसे मैं रिहान भूल गई। फिर कैसियो उस हैंकरचिफ को ब्लश करते हुए ले लेता है। फिर आगे टेसा कहती है, सच कहूँ तो मेरा यहाँ पर आने का एक और रीजन था, क्योंकि लॉर्ड कैसियो मुझे आपसे एक छोटी सी डील करनी है, तो हम लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। फिर तभी टेसा अपने माना का यूज करते हुए एक मैजिक बैरियर फॉर्म करती है ताकि बाहर का कोई भी पर्सन इनकी कन्वर्सेशन को ना सुन सके। फिर टेसा कहती है, मैंने सुना कि जिमॉन मार्कस का अगला सक्सेसर बनने वाला है, तो होपफुली जल्दी वो मार्कस बन भी जाएगा। एंड एक बार जिमॉन हेड ऑफ द हाउस बन गया तो बार बार तुम्हें मारने के लिए जानलेवा हमले होते रहेंगे, क्योंकि जिमॉन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन तुम जरा इस बारे में सोच कर देखो कि अगर किसी तरह तुम्हें मार्कस बनने का मौका मिले तो क्या तुम इस टाइटल को लोगे। कैसियो, असल में बात यह है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके अपना रिवेंज लेना चाहती हूँ, एंड तुम बिल्कुल चिंता मत करना, रिहान की पावर को भी मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। ये सुनकर कैसियो थोड़ा सीरियस हो जाता है और लिखकर कहता है, नॉर्थ काउंसिल के जो लोग हैं वो किसी भी आउटसाइडर को इंटरफेयर करने नहीं देंगे, भले ही हम पावर के दम पे पूरे डेब्रिक फैमिली पे कंट्रोल करना चाहते हो। फिर ये सुनकर टेसा स्माइल करते हुए कहती है, क्या होगा अगर मैं कोई आउटसाइडर ना हूँ। ये सुनकर कैसियो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और लिखने लगता है। टेसा कहती है, हाँ तुमने सही समझा, मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहती हूँ लॉर्ड कैसियो। ऑफ कोर्स मैं शादी करने के बारे में नहीं कह रही, मुझे तो बस एक बहाना चाहिए ताकि मैं डेब्रिक्स के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो सकूं।
वैसे भी अगर हम दोनों एंगेज हो जाते हैं तो तुम अपनी जिंदगी को शांति से जी पाओगे और इधर उधर के मैटर्स तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। एंड ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि तुम इंडिपेंडेंट पावर गेन कर सको। फिर कैसियो थोड़ा सोचते हुए लिखता है कि इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये सुनकर टेसा कहती है ऑल राइट, मैं समझती हूँ, तुम अच्छे से इस बारे में सोचो। फिर मनी मन कहती है कैसियो से मैंने यही रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था। फिर टेसा वहाँ से जाते हुए कहती है लॉर्ड कैसियो, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एंड हाँ, अपनी स्केच बुक को थोड़ा संभाल के रखना। ये कहकर टेसा वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर डोर स्टेप पे अंद्रा वहाँ पर गार्ड कर रही होती है। टेसा उससे पूछती है अंद्रा, क्या तुमने हमारी कन्वर्सेशन को सुना? वो कहती है नहीं माय लेडी, मैं सुन ही नहीं पा रही थी। ये सुनकर टेसा कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है मैजिक बैरियर अच्छे से काम कर रहा था। फिर वहाँ से जाते हुए टेसा कहती है अंद्रा तुम चिंता मत करो, जैसे ही हम वापस जाएंगे मैं सब कुछ तुम्हें डिटेल में बता दूंगी। ये सुनकर अंद्रा कहती है यस माय लेडी। तभी टेसा की नजर उन्हीं स्टेयर्स पे पड़ती है जहाँ पर वो फिसली थी। फिर कैसियो ने इसे गिरने से बचाया था, लेकिन टेसा को ऐसा लगता है कि ये सब बस एक सपना था। तभी पीछे से अंद्रा कहती है माय लेडी, क्या यहाँ पर कुछ गलत है? लेकिन टेसा के दिमाग में तो बार बार यही सपना चल रहा था। फिर टेसा वहाँ से जाते हुए कहती है अरे नहीं, कुछ भी नहीं। फिर लगभग 3 दिन बाद कैसियो ने इस बारे में डिसीजन ले लिया, तो मैं वापस से डेब्रिक मेंशन आई। वहाँ पर हमें मार्कस डेब्रिक मिला। वो टेसा से कहता है तो टेसा लगता है कि हम फिर से मिल गए। फिर टेसा कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ कि हम बैंक्वेट के अंदर मिल नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं, आपकी वाइफ कैसी है? मार्कस बताता है वो भी बेड पर रेस्ट कर रही है, क्योंकि जैसा कि तुम जानती हो उसकी बॉडी इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन में है। ये सुनकर टेसा कहती है हाँ मैं समझती हूँ। फिर टेसा सीधा कैसियो के रूम की तरफ निकल पड़ती है। टेसा को इस तरह जाते हुए देखकर मार्कस कहता है टेसा रिहान, अब तुम यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रही हो? तभी सीन कैसियो की तरफ शिफ्ट होता है। टेसा कहती है लॉर्ड कैसियो, हमें मिले हुए बस 3 दिन ही हुए हैं, तो क्या आप श्योर है कि आपने अच्छे से डिसाइड कर लिया? कैसियो लिखकर बताता है लेडी टेसा, हो सकता है इन दिनों आप थोड़ा बिजी रही हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे मिलने आई, इसके लिए शुक्रिया। ये सुनकर टेसा कहती है अरे नहीं, थैंकफुल तो मुझे होना चाहिए कि तुमने इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया। तो क्या मैं अब जान सकती हूँ कि तुमने क्या डिसाइड किया? फिर कैसियो लिख लिख कर बताता है लगता है यही मेरी किस्मत है, मैंने तो सक्सेसर बनने का विचार ही अपने मन से निकाल दिया था, लेकिन टेसा तुम्हारे सजेशन पर सोचते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुमसे एंगेजमेंट करूंगा। तुम्हें जिस भी तरह मेरा इस्तेमाल करना है तुम कर सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे मार्कस की पोजीशन दिलानी होगी। ये पढ़कर टेसा कहती है क्या बात है कैसियो, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तभी पीछे से रूम में एक मेड आती है और कहती है मुझे माफ करना लेडी टेसा, मैं गलती से चाय का कप बदलना भूल गई थी। ये सुनकर टेसा मन में कहती है अब अगर मैं इस बारे में सोचूं तो क्या ये लोग हमेशा कैसियो को इस तरह ट्रीट करते हैं? सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, आखिर ये कितने नीचे गिर चुके हैं। फिर दोबारा से वो मेड कहती है मैं अभी इस कप को बदल देती हूँ, लेकिन टेसा उसे वहीं पर रोकते हुए कहती है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो मेड नहीं मानती और कप को बदलने के लिए आगे झुकती है कि गलती से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और चाय का कप सीधा कैसियो के पैरों पे जाकर गिरता है। ये देखकर वो मेड बहुत ही घबरा जाती है और कांपते हुए कहती है सर कैसियो, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। तभी टेसा चिल्लाते हुए कहती है माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? वो मेड से कहती है आखिर तुम वहाँ पर खड़ी क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कुछ है जिससे मैं इनके कपड़ों को साफ कर सकूं? वो मेड कहती है नहीं माय लेडी, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। तो टेसा कहती है अरे तुम अपना एप्रॉन ही दे दो। फिर टेसा कैसियो की चिंता करते हुए कहती है लॉर्ड कैसियो, क्या आप ठीक हैं? मुझे पता है चाय बहुत ही ज्यादा गर्म थी। फिर वो मेड दोबारा से कहती है माय लेडी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा हाथ गलती से फिसल गया था बस। फिर टेसा उसे गुस्से में कहती है तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन माय लेडी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। टेसा कहती है अरे मैंने कहा ना, तुम यहाँ से जाओ। फिर वो मेड कहती है ठीक है माय लेडी, जैसा आप कहें, मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। फिर तभी टेसा खड़ी होती है और कैसियो को घूरते हुए कहती है अब तुम्हारा ये क्या चल रहा है? तुम तो अपने 2 पैरों पर चल सकते हो। ये सुनकर कैसियो अचानक से स्माइल करने लगता है। टेसा बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है ये जानकर कि कैसियो बिल्कुल ठीक है। फिर अब क्योंकि कैसियो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका था तो वो टेसा के सामने अपने पैरों को पसार कर बैठ जाता है। कैसियो को देखते हुए टेसा मनी मन कहती है कैसियो डेब्रिक, आखिर तुम कब से चलने लगे? मैंने अंद्रा की दी हुई रिपोर्ट में भी पढ़ा था कि मार्कस ने एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट किया था जो कि ना तो चल सकता ना ही बोल सकता, तो भला अंद्रा की रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ये अपनी डिसेबिलिटी को क्योर कर सके। फिर तो यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि कैसियो तो शुरुआत से ही एकदम ठीक था, ये तो बस बचपन से ही सबसे छुपाते आ रहा था। फिर टेसा कैसियो से कहती है तो अब क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना पसंद करोगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है?
एंड अगर मेरे इंस्टिंक्ट सही है तो तुम बोल भी सकते हो मैं सही कह रही हूँ ना। फिर तभी कैसियो स्माइल करते हुए कहता है, ओ टेसा, लगता है तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चली गया एंड अब तुम्हारे पास पक्का एविडेंस है कि मैं चल भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। तो कैसियो को इस तरह बोलता देख टेसा बिल्कुल हैरान हो जाती है। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड गाइज मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाया। बाय द वे मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है नव्या। वो पेशे से एक नोवेल राइटर है। आमतौर पे वो खुद ही की स्टोरीज को कंपोज करते हुए नोवेल लिखती है। वो ऑलरेडी पॉकेट एफएम जैसे प्लेटफॉर्म्स में अपनी नोवेल स्टोरीज को पोस्ट करती रहती है, लेकिन अभी रिसेंटली उसने यूट्यूब पर भी चैनल स्टार्ट किया है जिसमें वो अपनी नोवेल स्टोरीज को ऑडियो फॉर्मेट में पोस्ट करती है। तो यार देखो, नव्या मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो एज अ फ्रेंड मेरे पास जो कुछ भी है उसके जरिए मैं नव्या को सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ घंटों घंटों बैठकर एक नोवेल को लिखने में कितने एफर्ट्स लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं उसके काम को एडमायर भी करता हूँ, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि एक एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो अगर कोई भी क्रिएटर अपनी खुद की कंपोज करी हुई स्टोरी को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करता है तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। तो तुम में से जितनों ने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार जाकर नव्या का चैनल जरूर जाके चेक करना। भले तुम्हें नोवेल स्टोरीज को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना पसंद ना हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट तो शो कर ही सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नव्या का चैनल का लिंक दे दूंगा ताकि तुम लोग भी उसे अपनी तरफ से सपोर्ट कर सको। ऑल राइट देन, तो अगर तुम्हें ये नई मानवा पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड मैं तुम्हें सामने से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, ये पूरी तरह तुम लोगों के ऊपर है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती है तो तुम खुद ही कर दोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।